हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, आज की ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्योंकि ये जो है वीडियो है, ये आपके बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर की होने वाली है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी भारत में लोक प्रशासन। अगर आपके पास भी ये बुक है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम देखिए, इस बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग उन्हीं सबको कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो आप जल्दी से कर लीजिए। क्योंकि देखिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसके बाद में आप क्वेश्चन पेपर वगैरह भी सारी चीज़ें देख पाएंगे। इसीलिए आप लोगों को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप उस वीडियो को फटाफट से देख पाएँ एंड सबसे आगे अपनी स्टडी में रहें एंड अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। देखिए, ये जो वीडियो होने वाली है ये हमारे इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, उन सभी को लिया गया है चैप्टर वाइज भी एंड ये आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें भी पूछे गए हैं। तो आप इन्हें देख सकते हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। एंड ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ये सारे कर लिए तो आपको बुक्स भी रीड आउट करने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में 100% पास हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बिना देरी करे स्टार्टिंग करेंगे। जैसे कि आपको पता है, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर देखने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर में हम लोग आज पार्ट 1 करेंगे। यानी देखिए, इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के कई पार्ट होंगे, तो आज हमारा पार्ट 1 होने वाला है। एंड आपके क्विक रिवीजन के लिए हम लोग एक और वीडियो लाएंगे जो सारे ही पार्ट्स की रिवी मर्ज होगी, जिससे आप क्विक रिवीजन कर पाएंगे। एंड देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इन सभी की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, यानी अगर आप नोट्स देखना चाहते हैं, तो नोट्स के लिए तो आपके पास दो रास्ते हैं नोट्स के लिए। या तो आप मेरी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करना है, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ज्वाइन का, तो आप ज्वाइन करके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज सेकंड वे भी है जिससे आप नोट्स देख सकते हैं, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहना। ठीक है, चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में सिविल सेवाओं की संरचना का गठन कैसे किया था। यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो भारत में सिविल सेवाएं थी, इनका गठन कैसे हुआ था। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। किस तरह से आप इसका जो आंसर है वो लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे, भारत में सिविल सेवाओं की संरचना देश की प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ मानी जाती है। यानी हम कह सकते हैं, जो सिविल सेवा है वो प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ की तरह कार्य करती हैं। सिविल सेवाएं वह अधिकारी हैं जो सरकार की नीतियों को लागू करते हैं, जनता को सेवा प्रदान करते हैं और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। वही लोग सिविल सेवा में भर्ती होते हैं। यानी एक तरह से नीति लागू करवाने का काम, जनता की सेवा करने का काम, ये सभी जो कार्य होते हैं वो सिविल सेवा के अंतर्गत आ जाते हैं। और इनका जो क्रेडिट होता है वो नेता द्वारा लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो काम करते हैं वो सिविल सेवा के लोग कार्य करते हैं। अगर हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, यानी ये किस तरह से शुरुआत हुई, तो इसमें आप लिखेंगे, भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत ब्रिटिश शासन के समय हुई थी। यानी जब ब्रिटिश आए थे उस टाइम पे स्टार्टिंग हुई थी। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का नियंत्रण ब्रिटिश शासन के हाथों आने के बाद इंडियन सिविल सर्विस ICS का गठन किया गया। यानी देखिए, जब ब्रिटिश जो सरकार थी उसके हाथों में शासन चला गया था, जब इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS का गठन किया गया था उसके बाद ही। ठीक है, इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की नीतियों को भारत में लागू करना था, ताकि जो ब्रिटिश सरकार की नीतियां हैं, कानून हैं, नियम हैं, उन्हें भारत में लागू किया जा सके। आज़ादी के बाद भारत ने इस व्यवस्था को लोकतांत्रिक स्वरूप में अपनाया और 1947 के बाद इसे ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विस में विभाजित किया गया। यानी स्वतंत्रता के बाद इसे दो रूपों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, सिविल सेवा को ही। अब हम देखेंगे सिविल सेवा की संरचना, यानी जो सिविल सेवा है इसकी जो संरचना है, इसे अगर देखें तो भारत में सिविल सेवा की संरचना 3 प्रमुख स्तरों में बटी हुई है। यानी बेसिकली जो सिविल सेवा है वो 3 स्तरों में बटी हुई है। अब ये 3 स्तर कौन कौन से हैं, चलिए देखेंगे। पहला हम देखेंगे अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे, इन सेवाओं में IAS यानी भारतीय प्रशासन सेवा, IPS यानी भारतीय पुलिस सेवा और
ये आईएफएस है, ठीक है। आईएफएस भारतीय वन सेवा शामिल है, यानी मेनली ये 3 सेवा हमारी जो सिविल सेवा है उसके अंतर्गत आ जाती हैं। पहली आईएएस, दूसरी आईपीएस, तीसरी आईएफएस, ठीक है। ये तीनों सेवा आ जाती हैं। आगे हम देखेंगे इन अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है, यानी ये केंद्र के अंतर्गत आ जाती हैं, लेकिन यह राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर कार्य करती हैं। यानी देखिए, जो नियुक्ति करेगा वो केंद्र करेगा, लेकिन ये जो कार्य करेंगे वो राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर ही कार्य करते हैं। केंद्रीय सेवाएं, इन सेवाओं के अधिकारी केवल केंद्र सरकार के अधीन कार्य करते हैं, यानी जो केंद्रीय सेवाएं होती हैं उनके जो अधिकारी हैं वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र के अंतर्गत कार्य करेंगे, राज्य के अंतर्गत वो लोग नहीं आते, ठीक है। तो उनका कार्य राज्य से बाहर होता है। अगर आप लोग उदाहरण लिखना चाहें तो उदाहरण के लिए आप ये सारी सर्विसेज लिख सकते हैं, जैसे कि आईआरएस हो गया, आईएफएस हो गया, ये सारी जो सर्विसेज हैं आप इनके उदाहरण के रूप में इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे राज्य सेवाएं। राज्य सेवाएं क्या होती हैं? इन अधिकारियों की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है, यानी जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा जो राज्य सेवाएं होती हैं उन अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो की जाती है। यह अधिकारी राज्य प्रशासन जैसे तहसीलदार यानी एसडीएम, डीएसपी आदि पदों पर कार्य करते हैं, यानी ये वाले जो पद होते हैं तहसीलदार वगैरह वो हमारे राज्य में आ जाते हैं। अब हम देखेंगे सिविल सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया, यानी जो सिविल सेवाएं होती हैं इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो कैसी होती है। इसमें आप लिखेंगे सिविल सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं, तो यूपीएससी के एग्ज़ाम से आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जो हैं वो बने जाते हैं, ठीक है। परीक्षा की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रखी जाती है ताकि योग्य उम्मीदवार को अवसर मिल सके। यानी जब ये एग्ज़ाम होते हैं तो इन्हें निष्पक्ष रूप से, पारदर्शी रूप से करवाए जाते हैं, ताकि जो एक्चुअल में योग्य है या एक्चुअल में उस पोस्ट के लिए नियुक्त किया जा रहा है वो सही व्यक्ति हो सके। इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तरह से सबसे हार्ड जो एग्ज़ाम माना जाता है ये यूपीएससी का ही माना जाता है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। चलिए देख लेते हैं आप लोग निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे भारत की सिविल सेवाओं की संरचना एक संगठित और संतुलित व्यवस्था है जो केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर प्रशासनिक कार्य को कुशलता से संचालित करती है, यानी कुशलता से चलाती है। यह न केवल सरकार की नीतियों को लागू करती है बल्कि लोकतांत्रिक शासन को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी ये सिर्फ लोकतांत्रिक शासन की जो नीतियां हैं वही नहीं लागू करती बल्कि उसे लोकतांत्रिक शासन को मजबूती से चलाने का कार्य भी करती है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73वें संशोधन के बाद भारत में विकेंद्रीकरण की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। यानी 73वां जो संविधान में संशोधन हुआ था उसके बाद जो भारत में विकेंद्रीकरण की अवधारणा आई थी उसको आपको परिभाषित करना है, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे भारत में लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रशासन को जनता के नज़दीक लाना बहुत ज़रूरी था। इसी वजह से विकेंद्रीकरण की अवधारणा विकसित हुई। यानी विकेंद्रीकरण जो है वो इसीलिए लाया गया ताकि जो प्रशासन है वो जनता के करीब आ सके। विकेंद्रीकरण का अर्थ है शासन की शक्तियों और जिम्मेदारियों को केंद्र और राज्य सरकार के नीचे स्थानीय स्तर की व्यवस्था को सौंपना ताकि लोग अपने विकास में सीधे भाग ले सके। यानी देखिए विकेंद्रीकरण का अर्थ ये है कि जो शक्तियाँ हैं, जो जिम्मेदारियाँ हैं उन्हें केंद्र और राज्य के नीचे के जो स्तर होते हैं जैसे कि ग्राम स्तर हो गया, पंचायत हो गई, इन सभी में बांटना ताकि लोग अपनी एक तरह से विकास के लिए खुद भागीदार बन सके, खुद अपनी जिम्मेदारियां उठा सकें, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में आया था। भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में हुआ था, लेकिन रियल में जो विकेंद्रीकरण है वो 73वें संविधान संशोधन के बाद ही हुआ था। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। यानी इस डेट को ये जो संविधान संशोधन था ये लागू हो गया था और इसे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। यानी इसके तहत ही जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे संवैधानिक दर्जा मिला था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र को ज़मीनी स्तर तक पहुंचाना था ताकि लोकतंत्र जो है वो भी ज़मीनी स्तर तक पहुंच सके और लोग खुद पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ ही ये है कि लोगों द्वारा लोगों पर शासन होना। वो तभी संभव है जब सभी
लोगों को शक्ति दी जाए। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विकेंद्रीकरण की प्रमुख प्रावधान, यानी जो विकेंद्रीकरण है इसके क्या क्या प्रमुख प्रावधान हुए, तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे 73वें संशोधन के बाद भारत में विकेंद्रीकरण की अवधारणा निम्नलिखित तरीके से स्थापित हुई। अब वो कौन कौन से तरीके थे, किस तरह से स्थापित हुई, तो पहला आप लिखेंगे 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली, यानी 3 स्तर पर जो पंचायती राज प्रणाली है उसे बांटा गया। पहला है हमारा ग्राम पंचायत जो कि ग्राम स्तर की थी, दूसरा है हमारा पंचायती समिति जो कि खंड या ब्लॉक के स्तर पर थी, तीसरी है हमारी जिला परिषद जो कि जिले की स्तर पर थी। ठीक है, ये 3 स्तर आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नियत कार्यकाल, किस तरह से नियत कार्यकाल में आप लिखेंगे सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया है, यानी सभी जो पंचायतें थी, ये जितनी भी आपने पंचायतें देखी, इनका जो कार्यकाल है यानी शक्ति का टाइम 5 साल रखा गया और 5 साल बाद जो सरकारें थी वो चेंज हो जाती थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आरक्षण, किस तरह से पंचायतों में महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की गई, जिससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिल सके, क्योंकि आपने देखा होगा गांवों में लोग कम पढ़े लिखे होते हैं तो वहाँ जो भेदभाव है, ऊंच नीचे, वो बहुत ज़्यादा मानी जाती है। इसी चीज़ को कम करने के लिए महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो पिछड़े वर्ग हैं उन सभी के लिए सीटें आरक्षित की गई ताकि वो लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे राज्य वित्तीय आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, किस तरह से राज्य वित्तीय आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। राज्य वित्तीय आयोग पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है, यानी जो पंचायत है उसे कितना वित्तीय यानी पैसा देना चाहिए, क्या चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पर कितना पैसा खर्च करना है, ये राज्य वित्तीय आयोग देखता है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत की चुनाव करता है, यानी जब हर 5 साल में जब चुनाव होते हैं तो वो जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। आगे अब हम देखेंगे ग्राम सभा की भूमिका, यानी जो ग्राम सभा होती है उसकी क्या भूमिका है। ग्राम सभा को स्थानीय स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण निकाय माना जाता है जो जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करती है, यानी सीधे तौर पर जो जनता है उसकी जो भागीदारी है वो ग्राम सभा से ही एक तरह से जुड़ी होती है, क्योंकि ग्राम सभा से ही एक तरह से वो डायरेक्ट कनेक्ट हो पाते हैं। अब हम देखेंगे विकेंद्रीकरण के महत्व, यानी विकेंद्रीकरण क्यों जरूरी था, हमने क्यों विकेंद्रीकरण को अपनाया। जनता को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है विकेंद्रीकरण की वजह से, इसीलिए भी विकेंद्रीकरण अपनाना जरूरी था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रशासन पारदर्शिता और जवाबदेही बनता है, यानी अब जब जनता उसमें भाग ले रही है, जनता पार्टिसिपेट कर रही है, जिसकी वजह से जो प्रशासन है वो पारदर्शी भी होता है और जवाबदेही भी बनता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्थानीय समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो जाता है, यानी अगर किसी के गांव में पानी नहीं आ रहा तो उसकी प्रॉब्लम के लिए वो ज़िले के पास नहीं जाता बल्कि पंचायत के पास जाता है, या फिर पंचायत उसका सॉल्यूशन निकालती है, यानी जो एक तरह से स्थानीय स्तर की समस्या होती है वो स्थानीय स्तर पर ही सॉल्व हो जाती है। लोकतंत्र की जड़ें गाँवों तक पहुँचती हैं, यानी हमारा लोकतंत्र भी यही कहता है कि लोगों द्वारा लोगों पर शासन होना चाहिए, और वही चीज़ एक तरह से गाँवों तक पहुंच जाती है, क्योंकि अब गाँवों के लोग भी एक तरह से अपने ऊपर शासन कर पाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे 73वें संविधान संशोधन के बाद भारत में विकेंद्रीकरण की अवधारणा ने ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत किया। किस तरह से मजबूत किया ये अभी हमने देखा, क्योंकि अब लोग जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट करने लगे शासन में। अब निर्णय लेने की शक्ति केवल केंद्र या राज्य तक सीमित नहीं रही बल्कि गांवों के लोगों के हाथों में भी आई, यानी अब जो भी निर्णय लिया जाता था या कोई भी चीज़ है जिसके ऊपर निर्णय लेना है वो सिर्फ अब केंद्र या फिर राज्य तक सीमित नहीं बल्कि गांवों के लोगों के भी हाथों में आ गई थी, जैसे कि पंचायत के जो लोग हैं उनके हाथों में। यह भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र भी यही कहता है कि लोगों द्वारा लोगों पर शासन किया जाए, और इसी वजह से हम इसे भारत की एक उपलब्धि के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में बजट से संबंधित प्रावधानों पर प्रकाश डालिए, यानी जो हमारा भारत है, भारत का जो संविधान है उसमें बजट से संबंधित
कुछ प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों के ऊपर आपको प्रकाश डालना है, उन प्रावधानों के ऊपर बताना है। देखिए बजट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बजट से रिलेटेड कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किस तरह से भारत में बजट सरकार की वित्तीय योजना होती है। यानी सरकार की जो वित्तीय योजना होती है वही हमारी बजट कहलाती है, जिसमें आने वाले वर्ष के लिए सरकार की आय और व्यय का पूरा विवरण होता है। यानी जो भी सरकार की आय, यानी जितने भी पैसे आएंगे, या ये कहूँ जितनी भी इनकम होगी, व्यय मतलब जो भी खर्च होगा, उस सभी का लेखा जोखा हमारा बजट में लिखा जाता है। यह संसद के समक्ष हर वर्ष प्रस्तुत किया जाता है। यानी संसद के सामने हर वर्ष एक बजट तैयार किया जाता है, ताकि देश की आर्थिक दिशा और प्राथमिकताएं तय की जा सके। यानी सरकार के पास कितना पैसा है और कितना वो खर्च कर सकते हैं, ये चीज़ तय करने के लिए भारतीय संविधान में बजट से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार धन का उपयोग पारदर्शी और जवाबदेही के साथ हो। यानी हमारा जो भारत का संविधान है उसमें बजट से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे जो निर्णय हैं वो लिखे गए हैं, जिसकी वजह से सरकार को एक तरह से जो बजट है, या ये कहूँ जो पैसा है, वो जो यूज़ करेगी वो पारदर्शी और जवाबदेही रूप से करेगी। अगर कोई उससे सवाल पूछता है कि ये पैसे तुमने कहाँ खर्च करे, तो उसका जवाब सरकार को देना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा बजट की संवैधानिक परिभाषा। बजट की जो संवैधानिक परिभाषा, यानी जो हमारे संविधान में बजट को कहा गया है, जो संविधान में परिभाषा है उसको देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्र सरकार के बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। यानी 112 में अनुच्छेद 112 में सरकार का जो बजट है उसे वार्षिक वित्तीय कहा गया है। इसमें उस वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की सभी अनुमति, आय और व्यय का विवरण होता है। यानी जो भी हमारा जो संविधान है वो आय और व्यय के एक तरह से नियम और कानून है, उन सभी के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 112 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा बजट की प्रस्तुति। बजट की प्रस्तुति किस तरह से है, इसमें आप लिखेंगे बजट भारत में राष्ट्रपति की अनुशंसा पर वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यानी देखिए जो एक तरह से बजट है वो वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। बजट प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को पेश किया जाता है। यानी हर साल 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। पहले ये फरवरी के अंतिम वर्ष दिवस पर देश किया जाता था। यानी पहले ये फरवरी के जो लास्ट के कार्य होते थे, लास्ट दिवस होता था, उस टाइम पे पेश किया जाता था, लेकिन अब ये 1 फरवरी को पेश किया जाता है। अब आप लोग मुझे बताना, 1 फरवरी को लास्ट ईयर जो, यानी ये वाली जो ईयर चल रही है, इसमें 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया था वो कितने का था। ठीक है, ये आप मुझे बताना। देखते हैं आप लोग न्यूज़ देखते भी हैं या नहीं, कितने सजग हैं आप लोग अपने भारत के लिए। ठीक है, देखते हैं आप लोग सजग नागरिक हैं या नहीं। ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने का बजट जो है वो पेश किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे, इसमें 2 भाग होते हैं, यानी बजट में भी 2 भाग होते हैं। पहला होता है हमारा राजस्व बजट, नियमित आय और खर्च का विवरण होता है। यानी जिस जिसकी आय है, खर्च है, उन सभी का एक तरह से वितरण, इन सभी के बारे में इसमें बताया जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा पूंजीगत बजट, जिसमें हम संपत्ति, ऋण, विकास परियोजना पर होने वाले जो खर्चे होते हैं, ऋण होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। इसके अंतर्गत जो संपत्ति है, ऋण है यानी ब्याज है, और विकास परियोजना है, जो जो विकास के लिए परियोजना बनाई जाएंगी, उन पर जो खर्च होगा वो सारी चीज़ें इसमें रखी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे बजट की स्वीकृति प्रक्रिया। यानी बजट को स्वीकृति कब मिलती है, कब उसे स्वीकार कर लिया जाता है। बजट पेश होने के बाद संसद द्वारा निम्नलिखित चरण से गुजरता है। यानी जब 1 फरवरी को बजट पेश कर दिया जाता है तो उसे कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। कौन कौन से? पहला होता है हमारा सामान्य चरण, दूसरा होता है हमारा विभागवार विचार और मत, केवल लोकसभा में होता है। यानी जो विभागवार विचार और मत होता है ये सिर्फ लोकसभा में किया जाता है। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे अनुदान विधेयक, जिसमें सरकार को खर्च करने की अनुमति मिलती है। यानी अनुदान जो विधेयक है इसमें सरकार को खर्च करने की अनुमति मिल जाती है। वित्तीय विधेयक कर लगाने या बदलने के लिए पारित किया जाता है। यानी जो वित्तीय विधेयक है ये कर लगाने या फिर कर को बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए
लगाया जाता है। आपको याद होगा पहले हेलमेट लगाने पर इतना ज़्यादा चालान नहीं होता था जितना आज होता है। तो वो जो है वो हमारे वित्त विधेयक के अंतर्गत ही लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है परंतु अंतिम स्वीकृति का अधिकार लोकसभा को ही मिलता है। यानी राज्यसभा जो है वो सिर्फ एक तरह से सुझाव दे सकती है और कुछ नहीं, लेकिन जो लास्ट निर्णय होगा, जो भी फैसला होगा, वो लोकसभा ही करेगी और लोकसभा में ही जो एक तरह से बजट है वो पेश किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे बजट से जुड़े अन्य संवैधानिक अनुच्छेद, यानी और भी संवैधानिक अनुच्छेद हैं जो बजट से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमारा अनुच्छेद 113 है, उनकी मांग से संबंधित है, यानी जो अनुदान की मांग होती है वो अनुच्छेद 113 में रखी गई है। अनुच्छेद 114 व्यय की स्वीकृति के लिए अनुदान विधेयक है, यानी ये वैसे रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 115 से 116 पूरक और अंतरिम अनुदान की प्रावधान करता है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि का प्रावधान इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बजट का महत्व, यानी बजट जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है बजट। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे ये सरकार की नीतियों और प्राथमिकता को दर्शाता है, यानी जो भी सरकार की नीतियाँ होंगी और सरकार किसे प्राथमिक रखती है, यानी सबसे पहले कार्य क्या होंगे, उन सभी को रखा जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आर्थिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करता है, यानी जो भी हमारे आर्थिक संसाधन हैं उनको न्यायपूर्ण वितरित करता है, न्यायपूर्ण बांटता है। लोकतंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखता है, ताकि जो लोकतंत्र है वही ये जो है बजट है वो पेश किया जाता है। तो लोकतंत्र की जो जवाबदेही और पारदर्शिता है उसको बनाए रखने के लिए भी ये ज़रूरी है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे भारतीय संविधान ने बजट को केवल वित्तीय दस्तावेज नहीं बल्कि लोकतांत्रिक निर्णय का साधन बताया है, यानी ये सिर्फ एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है बल्कि जो लोकतांत्रिक निर्णय है वो भी बताया है। इससे जनता के प्रतिनिधित्व को यह अधिकार मिलता है कि वह सरकार की वित्तीय नीतियों को समीक्षा और निगरानी करे, यानी ये एक तरह से जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं उन्हें ये अधिकार देता है वो सरकार की जो नीतियाँ हैं, वित्तीय नीतियाँ हैं, उनकी समीक्षा करे, उन पर निगरानी रखे। इस प्रकार बजट भारत के लोकतांत्रिक शासन और उत्तरदायी प्रशासन की आत्मा है। एक तरह से हम कह सकते हैं ये भारत के जो लोकतांत्रिक जो शासन है, उत्तरदायी जो प्रशासन है, उसकी आत्मा के रूप में कार्य करता है। और सभी लोग ये कहूँ राज्यसभा, लोकसभा उत्तरदायी होती है और इन पर निगरानी रखी जाती है, इसलिए घोटाले की भी उम्मीद बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। ओके, एंड फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस आएँ आप उन्हें देख पाएँ। ठीक है, एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनली किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे बता सकते हैं। एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ये आपका सेकंड वे है नोट्स को देखने का। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ जिस तरह से ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके फ्रेंड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।